everyone. So today we are going to start another unit of BSc Zoology and that is unit third. तो इससे पहले हमने सारे वीडियोस में 2 यूनिट ऑलरेडी कवर कर लिए, जिसमें हमने पहली यूनिट पढ़ी थी साइटोलॉजी की और दूसरी यूनिट पढ़ी थी। अब थर्ड जो यूनिट है बेसिकली उसमें हम पढ़ने वाले हैं जो सेल होता है उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आज से हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होने वाली है और थर्ड यूनिट में भी हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को जानने से पहले थोड़ा हम सेल के बारे में डिस्कस करते हैं एक एनालॉजी के थ्रू कि न्यूक्लियस में इंपॉर्टेंस क्या होती है एग्जैक्टली और न्यूक्लियस क्यों इंपॉर्टेंट होता है सेल के लिए। तो जैसे कि हमने देखा है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, अगर हम ये आइडिया लगाते हैं हमारी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो हमारे पूरी एंटायर ह्यूमन बॉडी के कोऑर्डिनेशन के लिए या फिर संतुलन के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या होता है, तो हमारा जो रैंडम आंसर होता है वो क्या होता है, ब्रेन। ब्रेन इज द मास्टर ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से अगर हम सेल के अंदर देखते हैं तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो सेल का ब्रेन होता है ना वो कहाँ पर होता है, उसके न्यूक्लियस में। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी में ब्रेन की इंपॉर्टेंस होती है इसी तरीके से सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक तरीके से जो न्यूक्लियस होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि पूरे सेल में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, जितनी भी एक्टिविटीज सेल के अंदर हो रही है, चाहे वो मेटाबॉलिक हो, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, उन सबको कंट्रोल करना, उन सबको कोऑर्डिनेट करना, ये किसका फंक्शन होता है, हमारे न्यूक्लियस का। तो आइए सबसे पहले हम एक बेसिक चीज से स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी आखिर किसने की थी। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और कौन से ईयर में की थी, 1831 में। तो जब इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी तो इन्होंने न्यूक्लियस को एक नाम दिया था और वो नाम क्या है यहाँ पर, कैरियन। तो जब भी कैरियो या कैरियन वर्ड आता है इस नाम का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियस की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा कि न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी, राइट। ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। तो इससे पहले भी हमने पढ़ा था, काफी ऑर्गेनिज्म जो हमने पढ़े हैं, पेरोक्सीसोम, राइबोसोम, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो जिनमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिनमें एक मेम्ब्रेन होती है उनको क्या बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है ना वो कैसा है, डबल मेम्ब्रेन, मतलब इसमें कितनी मेम्ब्रेन्स होती हैं, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन में इंक्लूड करना चाहें कि इट कंट्रोल्स ऑल द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब कि सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में भी जितनी एक्टिविटीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिज्म वर्ड होता है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज होती है जिनमें ब्रेक डाउन होता है, और एनाबॉलिज्म में जितनी भी सिंथेसिस या फिर मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्टिविटीज होती है। तो जो हमारे सेल का मेटाबॉलिज्म वो कौन कंट्रोल करता है, इन शॉर्ट द न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्या होता है, कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होता है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं नॉर्मल जितने सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने सेल्स होते हैं, ऑर्गन्स में या फिर कई सारे सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी वर्ड का मतलब क्या होता है, वन, तो उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ऑन द अदर हैंड कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। ऐसे सेल्स कौन से होते हैं, इनमें आते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट नाम से ही क्लियर है, ऑस्टियो वर्ड कहाँ से लिया गया है, बोन। ठीक है, तो बोन में जो सेल्स पाए जाते हैं ना वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है, एक से भी ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। अब हमने ये देख लिया कि कुछ सेल्स में एक ही न्यूक्लियस होता है और हमने ये भी देखा कि कुछ सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है। इसी के साथ कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं होता। ठीक है, जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। उनका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, मैच्योर आरबीसी। आरबीसी मतलब कि रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि आरबीसी में न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। और अगर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एकोमोडेट करने के लिए उनको स्पेस चाहिए होता है। इसी के दौरान क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो मैच्योर आरबीसीज में नहीं होता है ताकि स्पेस मिल जाए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो कि आपके एग्जाम में भी एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
कि आखिर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर में कितनी चीजें पाई जाती हैं। तो पहली क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड है क्रोमेटिन एंड फोर्थ है न्यूक्लियोलस, जिसको बोलते हैं लिटिल न्यूक्लियस। तो बेटर रहेगा कि हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक न्यूक्लियस का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है ना, वो क्या होती है, मेम्ब्रेन। किसी भी ऑर्गेनील का बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है, जो कवरिंग होती है, वो क्या होती है, उसकी मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम हिंदी में झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। कितने पार्ट में, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसका मतलब कितनी मेम्ब्रेन पाई जाएगी, दो मेम्ब्रेन पाई जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली वाली मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ आप देख सकते हैं, जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है वो है आउटर मेम्ब्रेन, और जो अंदर की तरफ मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। इसी तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं, जहाँ यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है न्यूक्लियस में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल का जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी तरीके से जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, काफी डेंस, ये स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस, जिसका हमने दूसरा नाम क्या पढ़ा था, लिटिल न्यूक्लियस, मतलब कि छोटा न्यूक्लियस। ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस। अब इसी के साथ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कुछ इस टाइप की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये क्या होता है, क्रोमेटिन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम वर्ड आपने सुना होगा। जो क्रोमोसोम होते हैं, जो सेल डिवीजन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी का ये कैसा फॉर्म होता है, अनकंडेंस्ड फॉर्म। मतलब क्या होता है इसका, कि सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना हमारे सेल का, जेनेटिक मटेरियल, वो सबसे पहले कैसा पाया जाएगा, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि ऊन का गोला होता है ना, इंटरवाइंड होता है, उसी तरीके से क्रोमेटिन स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। फिर जब आगे सेल डिवीजन का फेज आता है, तब जाकर के ये किस में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम में, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से क्या होता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है, जहां पर आउटर मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन जो होती है आउटर और इनर, उसके बीच में एक स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पेस। तो इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इसका एक नाम होता है, जो कि होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम होता है इस स्पेस का, जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, इसका नाम होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने देखा स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि सबकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले आती है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन वर्ड जहां भी आता है, उसका मतलब क्या होता है, एक बैरियर बनना, एक रुकावट बनना। अब ये मेम्ब्रेन किसके बीच में बैरियर बनेगी, सेल के बीच में और न्यूक्लियस के कंटेंट के बीच में। मतलब जो सेल के जितने भी तत्व होते हैं, सेल में जितना मटेरियल होता है उसके बीच में, और जो न्यूक्लियस के अंदर जितना हमारा जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, उनके बीच में मेम्ब्रेन क्या बनती है, एक बैरियर बनती है। अब एक और यहाँ पर टर्म आता है न्यूक्लियर पोर, ठीक है। पोर मतलब क्या होता है, होल। अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ बीच बीच में स्ट्रक्चर्स जो हैं, यहाँ पर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब पूरी कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट नहीं है, बीच बीच में मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस है। यहीं पर ये स्ट्रक्चर आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, जिसका काम क्या होता है, एक चैनल बनना, एक माध्यम बनना। चैनल बन के क्या होता है, जितनी भी सब्सटेंसेस को न्यूक्लियस से बाहर जाना है सेल में, या सेल से जाना है न्यूक्लियस में, तो वो किसके जरिए जाएंगे, इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के जरिए, ठीक है। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है, ये जो क्रोमेटिन हमने पढ़ा था, जो कि कैसा था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है डीएनए और दूसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स को मिल करके क्या बोलते हैं, हम एक तरीके से क्रोमेटिन बोलते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्रोमेटिन का कॉम्पोजिशन होता है, उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज क्या होते हैं, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो था वो था न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो होता है उसको हम लिटिल न्यूक्लियस बोलते हैं। इट इज मेम्ब्रेनलेस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन, कोई भी कवरिंग नहीं होती है। ये कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस, दैट इज इट इज विदाउट एनी मेम्ब्रेन।
और ये लार्जेस्ट बॉडी है न्यूक्लियोप्लाज्म की। आप देख सकते हैं पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में अगर कोई बॉडी है जो लार्जेस्ट है वो क्या है हमारा न्यूक्लियस, जिसका फंक्शन क्या होता है आरएनए की सिंथेसिस करना। किसकी सिंथेसिस करना? राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करना। अब हम फाइनली लास्ट टॉपिक देखेंगे जो है हमारे न्यूक्लियस के फंक्शंस। अभी हमने पूरे न्यूक्लियस को स्टडी कर लिया, अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है ये क्या क्या फंक्शन करता है सेल के अंदर। तो सबसे पहले फंक्शन क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल्स हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जितनी भी जेनेटिक या हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हेरिडिटरी वर्ड का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स से लेकर के ऑफस्प्रिंग में जाने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती हैं, उनको बोलते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनको कंट्रोल करना किसका फंक्शन होता है? न्यूक्लियस का फंक्शन होता है। नेक्स्ट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उनको ऐड करके क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना ये भी किसका काम होता है? न्यूक्लियस का। नेक्स्ट आता है जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है, ठीक है, जो क्रोमेटिन मटेरियल में होता है वो फाइनली जाकर के प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। जो डीएनए होता है, जीन होता है, उसको एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस किसके फॉर्म में? हमेशा एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन के फॉर्म में, जो कि आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब। तो ये बेसिकली जीन एक्सप्रेशन भी किसका काम होता है? न्यूक्लियस का। और लास्ट फंक्शन है साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस एट विच लोकेशन इन द सेल, then the answer is nucleus, that transcription takes place in the nucleus of the cell। तो इसी तरीके से हमने देखा कि न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो अगर मुझे आज का सेशन सम अप करना है तो न्यूक्लियस के बारे में हम क्या क्या जानते हैं? ये मेन कंट्रोलिंग सेंटर होता है एक सेल का। ठीक है, इसका मेन फंक्शन होता है सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना। So this was all about the nucleus. Thank you so much.